वेलकम। तो आज हमने चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज के हमने एमसीक्यूज जो है उनको हल करके आपको दिखाना है। तो आपने आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स के माइंड में जो होते हैं उनके हमने आंसर करने हैं। तो वीडियो को आपको नेक्स्ट जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि इससे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे उन पे वीडियोस की हुई हैं और उनकी प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से तैयार है। आप मेरे चैनल इजी फिजिक्स पे जाएं, वहां पे जाके आप उन तमाम वीडियोस को अच्छी तरह से देखें। आप अपनी बुक को खोलें और बुक के जो जो टॉपिक हमने करवाए हुए हैं यानी कंप्लीट हमने टॉपिक सभी कवर करवाए हुए हैं, उन टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से ध्यान से रीड करें। बुक की एक एक लाइन को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। तो देन आपने इस वीडियो को स्टार्ट करना है, क्योंकि आज जो हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं इसके हवाले से जो स्टूडेंट्स के बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनके मैं आज आपको आंसर करने वाला हूं। कोई भी एमसीक्यूज जो आपको मुश्किल क्यों लगता है और एमसीक्यूज को हल करने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। और एमसीक्यूज में आप 100% गारंटी के साथ आपको यह बात कह रहा हूं कि आप किस तरह से एमसीक्यूज में फुल मार्क्स हासिल कर सकते हो और एमसीक्यूज में कौन सी ऐसी गलती आपकी होती है जिससे आपका मल्टीपल चॉइस जो है वो गलत हो जाता है, यानी आपने चॉइस कोई और लगानी होती है और आपसे लग कोई और जाती है। ये कौन सी ऐसी गलती है, तो इसका भी आंसर मैं आपको आज करने वाला हूं। तो इसलिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 का पहला एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसको भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप सबसे पहले एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को रीड करते हुए अक्सर औकात स्टूडेंट जो है वो गलती कर जाते हैं और एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को सही तरह से समझ नहीं पाते, जिस वजह से वो मल्टीपल चॉइस जो उनके पास गिवन होती हैं उनको टिक करते हुए चॉइस बेस्ट चॉइस को चूज करते हुए वो गलती कर जाते हैं और उनका एमसीक्यू जो है वो गलत हो जाता है। ये वो बेसिक गलती है जो टॉपर स्टूडेंट भी करते हैं, यानी एक ऐसी गलती है ये जो हर एग्जाम में तकरीबन हर स्टूडेंट तकरीबन कर जाता है। तो इसलिए आपने एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को रीड ध्यान से करना है। तो रीड करते हैं हम भी एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को। तो एमसीक्यूज नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वह विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल के हवाले से या मैग्नेटिक पोल्स के मतलब कौन सा बयान दुरुस्त है। चॉइस उसने हमें ए बी सी डी दी हुई है। ए चॉइस उसने दी है अनलाइक पोल्स रिपेल, जो अनलाइक पोल्स हैं यानी मुखालिफ पोल्स होते हैं वो दफा करते हैं एक दूसरे को, लाइक पोल्स अट्रैक्ट, और जो एक जैसे पोल्स होते हैं वो कशिश करते हैं। सी ऑप्शन उसने दिया मैग्नेटिक पोल डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, के मैग्नेटिक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे पे कोई असर अंदाज नहीं होते। डी ऑप्शन उसने दिया हुआ अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, उसने कहा अकेला मैग्नेटिक पोल जो है अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। तो आपने ए बी सी डी जो चॉइस है इसमें बेस्ट चॉइस बतानी है कि इसका सही आंसर क्या है। तो हम आपको बताते हैं, देखिएगा जरा यहां पे कि मैग्नेटिक पोल अगर हम बनाएं, ये एक मैं बना रहा हूं बार मैग्नेट, इसका एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा इसका क्या होता है साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की जानब चलती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब जा रही होती हैं और ये हम इस तरह से इनकी डायरेक्शन भी बना देते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की जानब जा रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब इस तरह से। अब देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पे ये हमारे पास 2 बार मैग्नेट हम आपको दिखाते हैं। तो इनका एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा इसका साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जस्ट लाइक इस बार मैग्नेट का भी एक नॉर्थ पोल है और दूसरा क्या है साउथ पोल है। इन नॉर्थ और साउथ पोल्स हमारे पास हैं। अब उसने कहा था कि अनलाइक पोल्स रिपेल, मुखालिफ पोल्स दफा करते हैं
और बी ऑप्शन उसने कहा था एक जैसे पोल कशिश करते हैं। सी ऑप्शन उसने कहा था कि मैग्नेटिक पोल एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं होते। डी ऑप्शन उसने कहा था कि अकेला मैग्नेटिक पोल अपना वजूद नहीं रख सकता। तो उसने पूछा था इनमें से कौन सा बयान जो है वो दुरुस्त है। अब देखिएगा जरा, मुखालिफ पोल्स यानी कि अनलाइक पोल्स, यानी एक नॉर्थ पोल है और दूसरा हमारे पास क्या है, साउथ पोल है। देखिएगा जरा ध्यान से, ये देखें नॉर्थ ने साउथ को अट्रैक्ट कर लिया। उसने कहा था कि अनलाइक पोल्स रिपेल, के मुखालिफ पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी में उसने कहा था कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट। अब हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के सामने लेके आते हैं। देखिएगा जरा, नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा। जस्ट लाइक जैसे साउथ को साउथ के करीब लाते हैं, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, इसके साथ जुड़ नहीं रहा। इसका मतलब एक जैसे पोल जो है वो, यानी साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ को हमने देखा एक जैसे पोल एक दूसरे को कशिश नहीं कर रहे, एक जैसे पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन उसने कहा मैग्नेटिक पोल डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, कहता मैग्नेटिक पोल एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालते। तो ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक के एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो असरअंदाज तो हो रहे हैं एक दूसरे पे। डी ऑप्शन देखते हैं क्या है। डी ऑप्शन में कहता है सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। आपको याद आ गया होगा कि हमने जब मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक आपको करवाया था तो वहां पे हमने बताया था कि एक मैग्नेट जो होता है वो अपना सिंगल पोल जो है, एक सिंगल उसका यानी नॉर्थ पोल है या बेशक साउथ पोल है, ये अपने वजूद बरकरार नहीं रख सकते, क्योंकि ये नॉर्थ फिर से साउथ बना लेगा, ये साउथ फिर से नॉर्थ बना लेता है। ये इसका डोमेन जो होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में जो इनकी डोमेन होती है उस हिसाब से सेटिंग होती है, तो नॉर्थ साउथ बना लेगा, साउथ नॉर्थ बना लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एमसीक्यूज नंबर 1 की जो बेस्ट चॉइस हमें मिली है वो है डी ऑप्शन है कि अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। सही ऑप्शन इसका डी है। तो हम लिख लेते हैं यहां पे डी ऑप्शन इसका अ सिंगल magnetic pole does not exist. Does not exist. एमसीक्यूज नंबर 2 जो है, अब इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट हम आपको दिखाते हैं यहां पे। तो इसने कहा कि एक बार मैग्नेट जो होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की सिमत क्या हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपने इस बार मैग्नेट के अंदर बतानी है कि अंदर इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है। आप इसी फिगर को देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब मूव करके जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब मूव करके जा रही हैं। लेकिन अब उसने पूछा है कि इस बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो सकती हैं, ये उसने पूछा है। तो हम सबसे पहले इसमें जो गिवन चॉइस है उनको देख लें कि वो क्या क्या है, देन हम इसकी तरफ वापस आते हैं। ए ऑप्शन उसने कहा है कि फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की जानब होती है? तो नॉर्थ से साउथ तो बाहर से है, बाहर की जानब यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, यहां से साउथ की जानब आ रही है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन उसने कहा है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्या साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती हैं, यानी साउथ से नॉर्थ पोल की जानब हो सकती हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। सी ऑप्शन उसने कहा है फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कह रहा है कि एक साइड से दूसरी साइड की तरफ होती हैं, जिस तरह से ये एक साइड से दूसरी साइड की जानब है। डी ऑप्शन में कहता है कि देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती?
अब जो इसका बेस्ट चॉइस हमें यहां पे दिख रहा है वो है बी, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से तो नॉर्थ से साउथ की जानब जाती हैं, लेकिन अंदर से वो साउथ से नॉर्थ की जानब आ रही होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ पोल की जानब आ रही होती हैं, तो इसलिए इसकी बेस्ट चॉइस जो है वो बी है, जो कि है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये वो एमसीक्यूज है जो अक्सर औकात लोग गलत कर जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने रट्टा लगाया होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब जा रही है, तो जल्दी से इसको क्लिक कर जाते हैं। तो ये वो गलती है जो अक्सर औकात टॉपर स्टूडेंट भी करते हैं। हर तरह का स्टूडेंट ये गलती कर जाता है कि एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड ही नहीं करते, जल्दी से एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को रीड करते हैं, और जिस वजह से उनका एमसीक्यूज गलत हो जाता है। इसलिए अब आपने इस वीडियो के बाद मेरा ख्याल है कि आप इस गलती को नहीं दोहराओगे। आपने अगर पहले कभी गलती की है तो आपको याद आया होगा कि हमने इसी वजह से ये गलती की है। तो आपने ये कतन जल्दबाजी नहीं करनी। जब स्टूडेंट जल्दबाजी करता है तो अक्सर अपना एमसीक्यूज गलत कर लेते हैं, अपनी चॉइस लगाते हुए वो सही चॉइस नहीं लगा पाता। तो यानी एमसीक्यूज को हल करने का बेहतरीन तरीका यही होना चाहिए कि आप स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करो, देन आप उसकी मल्टीपल चॉइस जो उनको देखा करें, फिर आप जो है उस पर ऑप्शन जो बेस्ट चॉइस है उसको क्लिक किया करें या टिक लगाया करें, जो भी आपने लगाना है या सर्कल करना है। तो इसका बहरहाल एमसीक्यूज नंबर 2 का जो बेस्ट चॉइस है वो बी है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। एमसीक्यूज नंबर 3 की स्टेटमेंट को अब हम रीड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जब तक आप स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं समझोगे, जब तक आप स्टेटमेंट को नहीं देखोगे, तो आप एमसीक्यूज की जो बेस्ट चॉइस है उसको नहीं ढूंढ सकते। तो एमसीक्यूज की बेस्ट चॉइस को ढूंढने के लिए आपको स्टेटमेंट को ध्यान से समझना होगा। तो रीड करते हैं। कहता था प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय अ। कहता मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसकी मौजूदगी का पता कैसे लगाया जा सकता है। ए ऑप्शन उसने कहा है स्मॉल मैस से, बी ऑप्शन उसने कहा स्टेशनरी पॉजिटिव चार्जेस से, सी ऑप्शन उसने कहा स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज, और डी ऑप्शन उसने कहा मैग्नेटिक कंपास। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की वीडियो की थी, यानी ये हमारा पहले ही लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर जो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टडी करंट, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मौजूदगी का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इनकी मौजूदगी का पता जो है वो हम कंपास से, मैग्नेटिक कंपास जो है इससे लगा सकते हैं, जिसको कंपास निडल भी बोलते हैं। ये देखिएगा, ये है हमारे पास कंपास निडल। मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक इफेक्ट इन स्टडी करंट की वीडियो में भी हमने बताया था कि कंपास निडल होती है जो हमें डायरेक्शन बताती है। और आपको एक मजे की बात बताता हूं, वो ये है कि जो कबूतर होते हैं उनके जो है हेड पे, यानी उनके सर के ऊपर जो है वो एक मैग्नेट ही लगा होता है। और आपको हैरान करने वाली बात होगी कि आप जब भी अपने कबूतर को उड़ाते होगे तो वापस आपके घर की तरफ ही आता है। आप जहां से मर्जी जाकर उसको छोड़ दें, क्योंकि उसके दिमाग में यही मैग्नेट होता है जो उसको डायरेक्शन देता है, जो उसको बताता है कि आपने अपने घर की जानब जाना है। यानी वो आसानी के साथ डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकता है। तो इसका मतलब इसमें से जो बेस्ट चॉइस है हमारी वो डी है, थर्ड एमसीक्यूज की, जो कि है मैग्नेटिक कंपास। एमसीक्यूज नंबर 4 की स्टेटमेंट जो है इसको अब हम रीड करते हैं कि इस स्टेटमेंट के अंदर वो क्या कहना चाहता है। कहता है इफ द करंट इन अ वायर विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक वायर जो है
उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने परपेंडिकुलर जो है वो रखा हुआ है। इंक्रीज द फोर्स ऑन द वायर, कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अमूद रखी हुई वायर में से बहने वाले करंट की मकदार को आपने बढ़ा दिया है तो वायर पर अमल करने वाली मैग्नेटिक फोर्स का आपने बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी, कम होगी या क्या होगी। देखते हैं एमसीक्यूज की जो इसकी चॉइस दी हुई है। ए में कहता है इंक्रीज, बी में कहता है डिक्रीज, और सी में कहता है रिमेन द सेम, और डी ऑप्शन में कहता है विल बी जीरो। अब जब करंट किसी वायर में से गुजरता है तो हमें इस चीज का पता है कि जब किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता जाता है, और हमने बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू ILB के इज इक्वल टू होती है। इसका मतलब अगर करंट इंक्रीज करता है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टिंग वायर को रखा हुआ है तो जैसे ही आप करंट को बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगी, वो भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब जो एमसीक्यूज नंबर 4 की बेस्ट चॉइस है वो है ए, जिसका जो लिखी स्टेटमेंट है वो इंक्रीज, यानी कि जब आपने करंट वायर के अंदर बढ़ाओगे, जब आप वायर के अंदर करंट को इंक्रीज करोगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो एमसीक्यूज नंबर 4 की जो बेस्ट चॉइस वो ए है, इंक्रीज। इंक्रीजेस। अब वो बात कर लें जरा जो वीडियो के स्टार्ट पे आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि अक्सर औकात एमसीक्यूज मुश्किल लगने की वजह क्या होती है। स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज मुश्किल लगने की वजह ये होती है कि स्टूडेंट एमसीक्यूज को करने से पहले जो काम करना होता है वो नहीं कर पाते। कौन सा काम है? वो काम ये है कि उससे रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उनको स्टडी नहीं करते। अब जितने भी हाई लेवल की बात कर लें, एमसीक्यूज अक्सर गलत तभी होता है जब आपने उससे रिलेटेड टॉपिक को स्टडी नहीं किया होता। तो इसी तरह से आज जो चैप्टर नंबर 15 हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो अगर इनके तमाम टॉपिक्स को आपने नहीं स्टडी किया हुआ, तमाम टॉपिक्स को नहीं रीड किया हुआ, तो डेफिनेटली आपको भी एमसीक्यूज मुश्किल लग रहे होंगे। आप मेरी बात को माने या ना माने, लेकिन अगर आपने इस चैप्टर का एक एक टॉपिक ध्यान से रीड किया होगा तो आई थिंक आपको एमसीक्यूज झट से आप फौरन बताते होंगे कि इसका एमसीक्यूज का आंसर ये आएगा। तो ये वजह है जो कि एमसीक्यूज के मुश्किल लगने की है। इन एमसीक्यूज मुश्किल लगने की वजह ये होती है। और अक्सर औकात जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो भी मैंने आपको बताई है कि जल्दबाजी में एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को रीड करते हैं और चॉइस लगाते हुए गलती कर जाते हैं, तेजी के साथ लगाते हैं और सोचते हैं कि हमें आ रहा है एमसीक्यूज, जल्दी से लगा दें, जिस वजह से उनका एमसीक्यूज गलत हो जाता है। एमसीक्यूज में जो फुल मार्क्स लेने हैं आपने वो कैसे लेने हैं और एमसीक्यूज को हल करने का बेहतरीन तरीका क्या है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। तो अब एमसीक्यूज नंबर 5 की जानब जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 की स्टेटमेंट है, कहता है डीसी मोटर कन्वर्ट्स। एक डीसी मोटर होती है वो क्या काम करती है? याद रखिएगा कि मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से ही चलती है, यानी वो हम उसको कुछ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो फिर हमें आगे जो है वो मतलब चलेगी और सारा करेगी काम, प्रोसेस। जो जनरेटर्स होते हैं उनसे हम बिजली लेते हैं, मोटर्स को बिजली देते हैं और जनरेटर से बिजली लेते हैं। अब इसके एमसीक्यूज के चॉइस की तरफ जाते हैं। कहता है डीसी मोटर कन्वर्ट्स। डीसी मोटर क्या करती है? एमसीक्यूज नंबर ए जो इसका ऑप्शन है वो है कि मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? बी ऑप्शन में कहता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्या ये मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं? सी ऑप्शन में कहता है क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, क्या ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? और डी ऑप्शन में कहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। याद आया होगा आपको, आपके घरों में मोटर लगी हुई है, तो मोटर जब आप कहते हो कि मोटर ऑन कर दें तो इसका मतलब क्या होता है? मोटर का ऑन करने का मतलब, तो मोटर जो है वॉशिंग मशीन की जब मोटर चल रही होती है तो आप कपड़े वॉश कर रहे होते हैं। इसी तरह से वाटर पंप, आप कहते हैं कि मोटर ऑन कर दें तो जब मोटर चल रही है तो आपको पानी भर के दे रही है, वो यानी फिलिंग कर रही है टैंकर के अंदर। तो इस तरह से ग्राइंडर की मोटर जो है वो काम करती है, ड्रिल की मोटर काम करती है और आपके काम आसान बनाती है।
इसका मतलब ये हुआ कि हम बिजली देते हैं और उससे क्या करते हैं, काम लेते हैं। तो डीसी मोटर जो है, इसमें जो बेस्ट ऑप्शन हमारा होगा वो फिर होगा सी ऑप्शन, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यानी हम बिजली देते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। यानी हमारा बिजली देना और हमारा काम निकालना आसान हो जाता है। तो इसका जो बेस्ट चॉइस आपको बता रहा था मैं, सी ऑप्शन इसका बेस्ट चॉइस है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एमसीक्यूज नंबर 5 की बेस्ट चॉइस सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो अब एमसीक्यूज नंबर 6 जो है, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 की स्टेटमेंट है, विच पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल। हर आधे चक्कर के बाद कौन सी ऐसी चीज है डीसी मोटर के, या डीसी मोटर का कौन सा हिस्सा जो है हर आधे साइकिल के बाद कॉइल में से बहने वाले करंट की सिम्मत को तब्दील कर देता है। अब समझिएगा जरा कि ये मेरे पास एक कॉइल है, तो हम इस कॉइल को क्या करते हैं, इस कॉइल को दो हिस्सों में कट कर देते हैं। जैसे हमने जब डीसी मोटर का टॉपिक किया था तो वहां पे हमने मॉडल दिखाया था, तो वही मॉडल हम आपको आज फिर दिखाते हैं। देखिएगा जरा, ये एक रिंग होता है, इसको हम दरमियान से काट देते हैं और इनको हमने नाम दिया था कि ये हमारे होते हैं जी कम्यूटेटर, यानी इनको हमने कम्यूटेटर का नाम दिया था। और आपको याद आ गया होगा डीसी मोटर का टॉपिक, अगर आपने पढ़ा था, ध्यान से सुना था, तो आपको पता चल गया होगा। तो अब इसके हम एमसीक्यूज जो है ऑप्शन उनको रीड करते हैं। कहता है आर्मेचर, बी ऑप्शन में कहता है द कम्यूटेटर, सी ऑप्शन में कहता है द ब्रशेस, डी ऑप्शन में कहता है द स्लिप रिंग्स। तो इसका जो बेस्ट चॉइस हमारे पास है वो है बी, जो कि है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो है वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं हर आधे साइकिल के बाद। किस तरह से, आप देखिएगा जरा कि जब इस तरह से हमने इसको रखा हुआ है, तो जब ये इस पोजीशन में आते हैं तो कॉइल से इनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जिस वजह से अब फिर से देखिएगा जरा, ये इस पोजीशन पे आ जाएंगे तो इनका फिर से कार्बन ब्रशेस जो होते हैं उनके साथ राब्ता हो जाता है। कार्बन ब्रशेस के साथ पहले डिस्कनेक्ट होते हैं और उसके बाद फिर से इनका राब्ता हो जाता है, जिस वजह से अगर पहले करंट, आप देखिएगा कॉइल भी हमने यहां पे दिखाई हुई है, यानी इस तरह से कि ये ऐसे होगा। पहले देखें, करंट की डायरेक्शन ऐसे है और इधर से करंट डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन जब ये अपना मूव करते हैं ऐसे आ रहे हैं, और आधे साइकिल के बाद करंट क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा। जो करंट नीचे आ रहा था अब वो ऊपर जा रहा है, जो ऊपर जा रहा था अब नीचे आ रहा है, यानी इस तरह से करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, और वो डायरेक्शन रिवर्स करते हैं कम्यूटेटर। तो एमसीक्यूज नंबर 6 की जो बेस्ट चॉइस है वो है कम्यूटेटर, बी ऑप्शन। अब हम एमसीक्यूज नंबर 7 की स्टेटमेंट जो है उसको रीड करते हैं। कहता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ। कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट, किसी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ। ए ऑप्शन उसने कहा मैस, बी ऑप्शन उसने कहा चार्ज, सी ऑप्शन उसने कहा है कि मोमेंटम, और डी ऑप्शन उसने कहा कि एनर्जी। यानी इंड्यूस ईएमएफ की सिम्मत सर्किट में किस कानून के मुताबिक होती है, यानी मैस की कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक होती है,
या चार्ज की कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक होती है, मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक होती है, या एनर्जी के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक होती है। हमने लेंज लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, लेंज लॉ की वीडियो की है और उस वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल में बताया था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो होती है बाय लेंज लॉ से हमें पता चला था। और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि लेंज लॉ जो है वो मैनिफेस्टेशन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, यानी कि लेंज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ मुताबिकत रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो बेस्ट चॉइस है एमसीक्यूज नंबर 7 की वो है डी ऑप्शन, जो कि एनर्जी है, यानी एनर्जी की कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, जो बेस्ट चॉइस है वो डी है, एनर्जी। अब हम एमसीक्यूज नंबर 8 जो है इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहता है द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द इनपुट करंट, क्या ये इनपुट करंट को इंक्रीज करता है? बी ऑप्शन में कहता है इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, क्या ये इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता है? ए ऑप्शन में कहा था इंक्रीज द इनपुट करंट, बी ऑप्शन में कह रहा है इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, और सी ऑप्शन में कहता है हैज मोर टर्न इन द प्राइमरी, के प्राइमरी के अंदर ज्यादा टर्न्स होती हैं। डी ऑप्शन में कहता है हैज लेस टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, के क्या सेकेंडरी कॉइल के अंदर लेस टर्न्स होती हैं। तो सबसे पहले हम आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है इसकी फिगर बना के आपको दिखाते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर बेसिकली होता कैसे था। तो चॉइस को फिर से जरा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अब फिगर बना दी है, तो आप जरा गौर करिएगा फिगर पे, और साथ साथ मैं जो एमसीक्यू चॉइस बोलूंगा उनको भी जरा देखेगा। तो स्टेटमेंट में कहा था द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द इनपुट करंट, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन में कहता है कि इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, सी ऑप्शन में कहता है हैज मोर टर्न इन द प्राइमरी, डी ऑप्शन में कहता है हैज लेस टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल। अब आप ध्यान से गौर से इस एमसीक्यूज को देखें। पहले ऑप्शन में ए में उसने बोला था इंक्रीज द इनपुट करंट, क्या ये इनपुट करंट को बढ़ाता है? यहां पे इनपुट करंट हमारे पास 10 एम्पेयर था, तो यहां पे देख लें 2.5 एम्पेयर है, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन उसने कहा है इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, क्या ये इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता? देखिएगा जरा 100 वोल्ट है, यहां पे 400 वोल्ट है, इसको जरा रोकिएगा। सी ऑप्शन में कहता है हैज मोर टर्न्स इन द प्राइमरी, क्या प्राइमरी के अंदर ज्यादा टर्न्स हैं? सेकेंडरी के अंदर ज्यादा टर्न है, प्राइमरी कॉइल के अंदर कम टर्न्स है। इस कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी के अंदर टर्न्स कम है, सेकेंडरी के अंदर टर्न्स ज्यादा है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में कहता है हैज लेस टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल, क्या जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर लेस टर्न्स होती हैं, ये थोड़ी टर्न्स होती हैं, तो इसके अंदर तो ज्यादा टर्न्स हैं। इसका मतलब बेस्ट चॉइस ए ही है, जो किसने कहा था इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, के इनपुट वोल्टेज जो है उनको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। देखें इनपुट वोल्टेज हमने जो दिए थे 100 वोल्ट दिए थे और यहां पे हमारे पास 400 वोल्ट आ गया, तो स्टेप अप, याद रखिएगा नाम से, स्टेप अप, ऊपर यानी बढ़ाना, ये स्टेप अप करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। तो इसका मतलब जो बेस्ट चॉइस हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 8 की वो है बी, इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज। तो हम यहां पे नोट कर देते हैं इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज। एमसीक्यूज नंबर 9 की स्टेटमेंट को अब हम रीड करते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 9 में कहता है द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 10, ट्रांसफार्मर की जो टर्न रेशियो है वो कहता है कि 10 है। इट मीन, इसका मतलब क्या होगा? ए ऑप्शन में कहता है IS इज इक्वल टू 10 IP, बी ऑप्शन में कहता है NS इज इक्वल टू NP ओवर 10,
सी ऑप्शन में कहता है NS इज इक्वल टू 10 NP, डी ऑप्शन में कहता है VS इज इक्वल टू VP ओवर 10। यहां पे S जो है वो सेकेंडरी वोल्टेज या सेकेंडरी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो P है यहां पे वो प्राइमरी करंट और प्राइमरी वोल्टेज को यहां पे मेंशन कर रहा है। तो अब हमने यहां पे फार्मूला लिखना है, मैथमेटिकली फॉर्म आपको ट्रांसफार्मर की वीडियो के अंदर हमने बताया था कि वो कैसे होता है कि VS इज इक्वल टू, या आप लिख लें VS बाई VP इज इक्वल टू NS बाई NP। VS बाई VP इज इक्वल टू NS बाई NP। अब उसने कहा कि टर्न रेशियो जो हमारे पास है, टर्न्स के दरमियान रेशियो है, यानी NS बाई NP हमारे पास वो इज इक्वल टू कहता है 10 है। NS बाई NP इज इक्वल टू 10 है। हमने अगर NS करना हो फाइंड तो ये क्या हो जाएगा 10 NP। तो अब इसमें देखिएगा कौन सा MCQs आ रहा है, तो वो MCQs नंबर है C, NS इज इक्वल टू 10 NP। तो जो कि बेस्ट चॉइस है MCQs नंबर 9 की, हम लिख देते हैं C इज इक्वल टू NS इज इक्वल टू 10 NP, यानी C इंटू NS इज इक्वल टू 10 NP हमारे पास बेस्ट चॉइस है MCQs नंबर 9 की। अब कुछ क्वेश्चन थे जिसका मैंने कहा था कि मैं वीडियो में आगे चल के लास्ट पे आपको आंसर करने वाला हूं। तो एक MCQs को आपने किस तरह से बिल्कुल सही करना है, बेस्ट चॉइस आपने कैसे ढूंढनी है, तो इसके लिए यहां से मैं MCQs नंबर 8 जो है इसको आपको बताना चाहूंगा। कहता है कि MCQs नंबर 8 में कहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द इनपुट करंट। तो जब हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखा था तो ये इंक्रीज द इनपुट करंट, क्या ये इनपुट करंट को इंक्रीज करता है? ये तो डिक्रीज करता है। ये MCQs का आंसर नहीं हो सकता। बी में कहा इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, ये आपको भी पता नहीं है, यानी आपने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ था, आपको बिल्कुल नहीं इस MCQs के बारे में पता था। और सी में कह रहा है हैज मोर टर्न इन द प्राइमरी कॉइल है, तो प्राइमरी के अंदर मोर टर्न भी नहीं होती स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। इसी तरह से डी ऑप्शन में कहता है हैज लेस टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी के अंदर लेस टर्न भी नहीं होती। तो यानी इसमें हमने बेस्ट चॉइस ढूंढनी है। तो आपको लग रहा है कि ये हो सकता है जी इंक्रीज द इनपुट करंट या इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज। अब आपने यहां पे तुक्का लगाना है, यानी आपने किसी एक पे टिक करना है, आपका MCQ सही हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट का MCQs गलत होने का चांसेस 100% हो जाता है जब वो MCQs को इस तरह से लगाते हैं कि 4 MCQs की जो यानी कि चॉइस दी होती हैं उनमें से एक पे तुक्का लगाते हैं, जिससे उनका 100% MCQs गलत हो जाता है। तो अब आपने गारंटी 100% गारंटी क्या है MCQs के सही होने की? 100% गारंटी MCQs के सही होने की ये होती है कि आपने जो टिक करना है वो 2 ऑप्शन आपने ढूंढ लेने के। कौन से 2 ऑप्शन हो सकते हैं? जिस तरह से मैं बता रहा था कि इंक्रीज द इनपुट करंट, इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, हैज मोर टर्न इन द प्राइमरी, हैज लेस टर्न इन द सेकेंडरी। तो आप पहले ये अपने दिमाग में बिठाएं कि सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंक्रीज जो है मोर टर्न्स प्राइमरी में हो ही नहीं सकती, और उसके बाद जो सेकेंडरी के अंदर टर्न्स लेस हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन गए। अब आपके पास रहेगी 2 चीजें, एक तो इंक्रीज द इनपुट करंट है और दूसरा है कि इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज है। अब इस पे 2 चॉइस में से आपने किसी एक पे टिक करना है। तो स्टेप अप का वर्ड जैसे ही आपके माइंड में आता है तो आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए स्टेप अप, बढ़ा रहा है। लेकिन यहां पे बढ़ाने का मतलब करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, क्योंकि ये तो आपको नहीं पता। तो आप दोनों ऑप्शन में से किसी एक पर टिक करते हैं, यानी आपको स्टेप अप, क्योंकि हमने डेफिनेटली ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, करंट को कम करने के लिए, करंट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आप इस MCQs का जो वोल्टेज है बेसिकली हम उसी को बढ़ा रहे हैं। तो आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सही ऑप्शन ढूंढ सकते हो कि वो है जी इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, यानी इस पे आप टिक करेंगे तो आपका MCQs 100% करेक्ट हो जाएगा। यानी इस तरह से आप MCQs को अच्छी तरह से हल कर सकते हो। और दूसरी बात, जो MCQs आपके गलत हो जाते हैं जल्दबाजी की वजह से होते हैं। और ये भी चीज है कि MCQs शीट को जब आपने फिलिंग करनी है तो वो ध्यान से करनी है। अक्सर स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या कर जाते हैं, MCQs शीट पे MCQs का आंसर कोई और होता है, जब फिलिंग कर रहे होते हैं वहां पे कोई और कर जाते हैं, जिस वजह से उनका MCQs गलत हो जाता है और वो सोचते हैं हमने तो सही MCQs लगाया था, ये बोर्ड वालों ने गलत कर दिया। तो इसकी गलती अब स्टूडेंट की है कि क्योंकि उसने जल्दबाजी में काम किया है। अब वहां पे ए बेस्ट चॉइस थी और यहां पे ए की जगह पे उसने डी को फिल कर दिया, जिस वजह से उसका MCQs गलत हो जाता है।
और स्टूडेंट के रिमार्क्स ये होते हैं कि मैंने तो बिल्कुल सही एमसीक्यूज किए, मेरे एमसीक्यूज गलत कर दिया जानबूझ के बोर्ड वालों ने। तो ऐसा हरगिज नहीं होता कि एग्जामिनर आपका जानबूझ के एमसीक्यूज कभी भी गलत नहीं करता। तो इसलिए आप एमसीक्यूज को ध्यान के साथ क्या करें, फुल अटेंशन के साथ क्या करें, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को रीड क्या करें, और एमसीक्यूज में फुल मार्क्स लेने का तरीकाकार भी आज मैंने आपको बता दिया है कि आप जितने भी उससे रिलेटेड वीडियोस होती हैं, जैसे चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हमने वीडियोस की हुई हैं, तो आप उन तमाम वीडियोस को अच्छी तरह से देखा करें और आपके जो टॉपिक है उन पे अंडरलाइन किया करें, चीजें जो इंपॉर्टेंट आपको बताई जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप एमसीक्यूज को करेंगे तो आपके एमसीक्यूज हैं 100% मैं गारंटी देता हूं आपका कोई एक एमसीक्यूज भी गलत नहीं होगा और एमसीक्यूज में आपके फुल मार्क्स आएंगे। और एमसीक्यूज को हल करने का यही एक बेहतरीन तरीका है। और वो जो स्टूडेंट जिनको एमसीक्यूज मुश्किल लगते हैं, वो जैसे मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, इस तरह से क्या करें, आपको एमसीक्यूज कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे और आपको एमसीक्यूज जो है वो आसान लगने लग जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज।